देखिए बच्चों, मैं जी वर्मा आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। देखिए ये आइसोमरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जेई मेंस, नीट और एडवांस में बहुत ही आइडियाज आते हैं, और ना भी आए तो इसका यूज हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं जी में आज 24 साल से केमिस्ट्री प्लस से पढ़ा रहा हूँ और काफी मेरे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में है। मैं आपको बता दूं कि हर जो है एग्जाम्स में सेलेक्ट होने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी। अगर आपने कोई चीज रटी हुई है तो रट के आप बहुत अच्छी रैंक नहीं उठा सकते, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कंपाउंड जिनमें फ्री रोटेशन होता है, जिनमें फ्री रोटेशन होता है, उन फ्री रोटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आता है, स्टेबिलिटी में वेरिएशन आता है। तो ऐसे जो आइसोमर्स बनते हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स नहीं हो पाता। देखिए जैसे हम अगर बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, फ्री और जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर बात की, जैसे हमने एक प्लेट लिया, बहुत गौर से देखिएगा, ये जैसे हमने एक मेटालिक प्लेट ले लिया और जो है ये एक दूसरी मेटालिक प्लेट ली, इसमें अगर हम लोग एक होल करते हैं, गौर से देखिएगा, और ये हमने एक जो है रॉड लगाई, ठीक है, ये अगर हमने रॉड लगा दी, ठीक है, और हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये फ्री रोटेट करेगा। फ्री रोटेट होगा तो यहां पर जो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा ये। हाँ, अगर हमने प्लेट लगाई, प्लेट ली, बहुत ध्यान समझिएगा, और इसमें अगर हम लोग जो है ऐसे लगाते हैं, दो रॉड लगा दी है ना, एक ये रॉड लगाई और ये एक रॉड लगा दी, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम इसको ए को स्टैटिक रखते हुए हम रोटेट करते हैं तो ये फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो आपको बता दो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है ना, ये सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और यहां पर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम इस जगह बात कर रहे हैं तो कि यहां जैसे हमने कहा कि प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, इसको होल्ड किया और इसको हमने रोटेट किया तो आप देखेंगे फ्री रोटेशन होगा। तो ऐसे में जो है ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाएंगे। हम अगर देखें सी है और सी है, देख रहे हैं आप, इस जगह सिंगल बॉन्ड है ये, और इसमें हम अगर देखें तो इसमें सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होने की वजह से ये रोटेट करेगा और इसके रोटेशन से इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे। तो आपको बता दूं कि एक्चुअली कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की हम अगर बात करें तो इसमें बहुत ही गौर से देखेंगे कि जो है ये मेनली अगर टाइप की अगर बात करते हैं ना, हम अगर टाइप की अगर बात करें तो ये 3 टाइप में बनेंगे इनफाइनाइट। देखिएगा, आपको बताते फ्री रोटेशन होता है इसमें। फ्री रोटेशन की वजह से देखिए जो जिन कंपाउंड में फ्री रोटेशन होगा वहां पे ये आइसोमर्स शो करेंगे। इनमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो है आइसोमर्स फॉर्म होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन होता है, और डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इनको डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। तो यदि समझिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, फ्री रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर टाइप की बात की जाए तो जनरली ये जो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स में 3 टाइप्स बनेंगे, इक्लिप्स, स्क्यू और स्टैगर्ड। बात देखिए, आपको बता दो इक्लिप्स में भी 2 टाइप्स के पॉसिबल होते हैं, पार्शियल इक्लिप्स या और फुल इक्लिप्स। फुल इक्लिप्स को फुल इक्लिप्स भी कहते थे हम लोग। और इसके अलावा जो है स्टैगर्ड में भी जो है गॉच या फिर जो है यहां पर एंटी, हम अगर देखें गॉच या फिर एंटी है ना, ये 2 पार्ट में जाएंगे। तो हम अगर बात कर रहे हैं तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो है इक्लिप्स है, स्क्यू है, स्टैगर्ड है, और इसमें भी गॉच, एंटी, पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स जाता है, स्क्यू जाता है। देखिए इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमको समझना पड़ेगा, सारे कुछ व्यूज देखने पड़ेंगे और फिर बेसिक फंडामेंटल हमारा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे हम लोग बात करें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के लिए हम लोग व्यूज देखेंगे। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, और इनमें हमने बताया देयर आर इनफाइनाइट अरेंजमेंट है ना, कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं which is arise due to free rotation around the कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखिए मल्टीपल बॉन्डिंग होनी चाहिए, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, तो उनके रोटेशन से जो बनते हैं उन्हें हम कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, और इनफाइनाइट बॉन्डिंग बनते हैं। देखिए जैसे आप देखिए हमने एथेन लिया, ये सी है और ये एच है और ये एच है और ये एच है, देख रहे हैं यहां ये एच है, ये एच है और ये एच। ये एथेन में अगर देखें तो इसका ये आपका प्रोजेक्शन है जिसे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं, सॉरी इसको हम लोग जो है नॉर्मल व्यू है,
तो ये देखिएगा यहां से सिंगल बॉन्ड, देखिए ये जो है सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ग्राउंड, अगर इसको रोटेट करें तो इसके रोटेशन से जो है कॉन्फॉर्मस बनेगा। देखिए इथेन मॉलिक्यूल और कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर हम इसको रोटेट करेंगे ना, तो रोटेशन से जो कॉन्फॉर्मस बनेंगे उन्हें हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। हम कुछ टेक्निकल टर्म्स यहां पर देखने आ रहे हैं, बहुत जो है जो ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए जैसे हम बात करेंगे यहां पर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक्चुअली जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में देखा था फिशर प्रोजेक्शन, वैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को समझने के लिए हम लोग देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन या सॉहॉर्स प्रोजेक्शन या वेज डैश जो है प्रोजेक्शन। 3 प्रोजेक्शन है जिससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, वो बहुत ही प्रॉपर तरह से एनालिसिस कर पाते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए, देखिएगा देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम अगर देखें तो जो है देखिए जैसे हमने लिया, हम लोग ले रहे हैं जनरली हमने एथेन का एग्जांपल ले लेते हैं ना, CH3 है और ये जो है CH3 है ना, CH3 लिया हमने। होता क्या है हम अगर बात करें तो ये फ्रंट कार्बन, देखिए यहां से हम अगर बात करें तो ये जो है फ्रंट कार्बन मैंने मान लिया, ये बैक कार्बन मान लिया। न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं ये जो है ये हम लोग देखिए ये जो अगर देखा जाए तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम अगर बात करें, देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं ये जो है ये बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इस बैक कार्बन को हम लोग ये सर्कल दिखाते हैं और इसमें 3 वैलेंसी देखिए ये, और हम अगर बात करें तो दूसरी ये और तीसरी ये और चौथी छुपी हुई होती है। हम फ्रंट कार्बन की अगर बात करें तो फ्रंट कार्बन देखिए ये हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कलर देखिए चेंज कर दिया हमने, ये फ्रंट कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और इसमें देखिए ये हो गया। और दूसरा जो है अगर हम देखें यहां H लगा दीजिए, यहां H लगा दीजिए और ये H लगा दीजिए। देखिए इसमें अगर हम बात करें ये H है, ये H है और ये H। तो आपको बता दूं जो ब्लू कलर वाला है वो जो है बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्रंट जो है रेड वाला जो है ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है जहां पर हम लोग जो है पूरे कॉन्फॉर्मर्स को देखेंगे, समझेंगे। एक होता है यहाँ पे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए सॉहॉर्स प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो सॉहॉर्स में इसी को हम लोग जो है नियरली 45 डिग्री का एंगल दे देते हैं। इस सी के बीच के बॉन्ड को हम दिया और इस कार्बन की 3 वैलेंसी जो हाइड्रोजन, ये वैलेंसी तो इसमें छुपी हुई थी, यहां पर ये वाली जो वैलेंसी है वो ऐसे हम एंगल से दिखाते हैं। और 3 H, ये कार्बन है यहाँ एक और दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये H हो गया, ये H है और ये H है ना। सेम वे अगर हम देखें अगर तो यहां पर ये H है और ये H है और ये H, देख रहे हैं आप, ये आपका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। और वेज जैस में हम लोग जो है यही वेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंपल लाइन जो है ये दिखा रहा प्लेन के नीचे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा प्लेन के ऊपर है, ठीक है। वैसे ही यहां हम अगर देखें तो देखिएगा ये जो है प्लेन के ऊपर है और ये हम अगर देखें प्लेन के ऊपर है ये, ठीक है। ये प्लेन नीचे है और ये प्लेन पे ले लिया, ठीक है, सिंगल लाइन। तो ये आपका सिंपल सा वेज जैस फॉर्मूला हो गया। तो एक बात समझिएगा कि जो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हम लोग इनके जो है व्यूज देखेंगे कि न्यूमैन फॉर्म प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन देखेंगे, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है और वेज जैस प्रोजेक्शन क्या होता है, इसी को देखिएगा। दोबारा दिखाते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आप देख रहे हैं ये फ्रंट कार्बन है और फ्रंट से ये जो है देख रहे हैं ये 3 वैलेंसी और 1 वैलेंसी छुपी हुई है। ये बैक कार्बन है, ठीक है, और यहां से इससे 3 निकली हुई है, 1 छुपी हुई है। ऐसे ही अभी हमने आपको दिखाया था सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना, और वेज और डैश फॉर्मूला या प्रोजेक्शन कह सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि जो है हम अगर देखें यहां पे उसी पॉइंट लिखा है टू राइट द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला वी इमेजिन ourselves taking view of formula 1 carbon atoms directly along the selected bond exists to the next atom. The front carbon and its other bond
आर रिप्रेजेंट एज, देखें यहां पर जो है ये फ्रंट कार्बन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, देखें ना ये फ्रंट है, एंड दोज द बैक कार्बन है, बैक कार्बन को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ये बैक कार्बन है। तो फाइनली न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है देख लिया, सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है, और हमने वेज गैस प्रोजेक्शन देख लिया। देखिए अगर हम बात करें इस जगह हम लोग कुछ टर्म और देखेंगे, जैसे हम बात करने जा रहे हैं डाईहेड्रल एंगल, है ना। देखिए यहां से हम अगर बात करें डाईहेड्रल एंगल की अगर बात करें तो एंगल देखिए होता क्या है, जैसे हमने लिखा मेरे पास कंपाउंड क्या है, ये ले लिया हमने सी सी और वाई और एक्स, एच एच लगा नहीं मान रहे, मतलब लगा हुआ है, सो नहीं कर रहे। तो देखिए यहां पर जो है एच लगा है, 2H, यहां पे एच लगा लीजिए या तो, है ना, ये एच है, यहां एच लगा है, यहां एच लगा, कुछ और भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहां से हमने अगर इसको लिया जो है फ्रंट लिया, इसे लिया बैक, इसे मान लीजिए हमने फ्रंट ले लिया, इसे हमने ले लिया बैक। तो अब देखिए ये हमने रिप्रेजेंट किया इसको, अगर देखें देखिए ये जो है, आप देखिए ये फ्रंट कार्बन, सॉरी बैक कार्बन ये, और बैक से जो है आपका ये वाई, दो वैलेंसी है ना, ये वाई हो गया। और हम अगर देखें फ्रंट में जो है ऐसे ले लीजिए आप, ये एक्स और दो वैलेंसी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और इसमें हम अगर देखें तो ये जो एंगल होगा ना, इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, है ना। दो फ्लैग देखिए, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, है ना, दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो यहां पर हम लोग जो है डाईहेड्रल एंगल की बात कर रहे थे, तो आप समझिएगा जो दो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम डाईहेड्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ टर्म्स और देखेंगे, यहां पर जो है स्टैगर्ड फॉर्म्स, अब मैंने आपको बताया था कि स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है, स्क्यू है, ठीक है, ये फॉर्म जाते हैं। तो स्टैगर्ड देखिए आपको बता दूं, हम अगर देखें इक्लिप्स और स्टैगर्ड में देखिए, तो जब इसमें एंगल देखिए सबसे ज्यादा होता है, दो नियरेस्ट के बीच का अगर एंगल 60 है तो मैक्सिमम है, और अगर दो नियरेस्ट अगर ओवरलैप कर रहे हैं, एंगल 0 है, तो हम उसे स्क्यू बोलेंगे, सॉरी हम उसे जो है इक्लिप्स बोलेंगे। देखिए जैसे हम अगर बात करें, देखिए अगर ऐसे लिया हम लोगों ने, है ना, एक कार्बन है, ये फ्रंट लिया और सेम बैक लिया हमने यहां पर, तो अगर यहां से देखिए ये जो है अगर ओवरलैप कर रहा है, ये फ्लैग पोल ओवरलैप कर रहा है, तो हम बोलेंगे थीटा क्या 0, और ये देखिए ये स्क्यू बोला, और ये अगर ऐसे घूम गया बीचों बीच में आ गया इसके, तो इसे हम बोलते हैं सॉरी, इसे बोलेंगे हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म। और इसके बीच वाला क्या होगा, सारा स्क्यू होगा। तो इसमें जो क्या होता है कि जो है आप गौर देखिएगा, यहां से हम अगर देखें थीटा अगर 60 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, है ना, तो ये सभी जो है आपको बता दो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहे जाते हैं। और अगर जो है दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, थीटा 0 है, यहां पर डायहेड्रल एंगल थीटा क्या है 0 है, तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म कहा जाएगा, है ना। तो आपको बता दूं, बहुत गौर से देखिएगा, द सेकंड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट कॉन्फॉर्मेशन वेयर द डायहेड्रल एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स टू ईच एटम्स कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 60 डिग्री, 180 डिग्री, 380 डिग्री। मतलब देखिएगा सिंपल, आप देख रहे हैं ये जैसे है, और इसमें अगर हम ले रहे हैं इसी जगह सेम, यहां पर ये लिया ऐसे लिया, तो जब ये एंगल ऐसे आएगा तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म कहा जाएगा, इक्लिप्स, ठीक है। इसमें डायहेड्रल एंगल देखिए, दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या 0 दिखेगा, ऐसे है तो एक्चुअली ऐसे ये आपको जो है 0 दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे ये घुमा तो स्क्यू और बीचों बीच में आ जाएगा, देखिए दोनों इसके बीच में आ रहा है ना, तो इसमें रिपल्सन मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। तो आपको बता दूं कि ये आपका इक्लिप्स फॉर्म कहा जाता है। तो समझिएगा इक्लिप्स जब 0 हो और ये जब एंगल क्या हो 60 डिग्री हो, या इसको हम रोटेट करके यहां ले आए, इनमें एंगल देख लें 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, है ना। तो एक बात समझिएगा कि इक्लिप्स क्या होता है और स्टैगर्ड क्या होता है। इक्लिप्स जिसमें जो है दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल 0 हो, और स्टैगर्ड जिसमें बॉन्ड का एंगल 60 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर 300 हो। क्लियर है आप लोगों को ये? अब देखिए अभी हम टर्म देख रहे हैं ना, फिर डिटेल में समझाएंगे। और देखिए जैसे हम लोग इथेन के एग्जांपल्स ले रहे हैं, इथेन को हम लोग लेके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हमने लिया यहां पर, ठीक है, हम ले रहे हैं सी है और सी है, ये इथेन लिया हम लोगों ने, और यहां से ये H है, ये H है, और ये H है, यहां पर ये H है, और ये H है, और ये H।
आपको तो ये जो सर्किल दिख रहा है ये आपके बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम इसमें अगर देखें फ्रंट कार्बन देखना चाहते हैं, यहां पर ये देखिए फ्रंट कार्बन जो है एक वैलेंसी छुपी है और 3 वैलेंसी बाहर निकल गया कहीं। सभी में मैं फ्रंट कार्बन को देख लेता हूं। देखिए ये जो है ये फ्रंट कार्बन है ना, यहां पर अगर देखें आप तो ये क्या फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के मैं जो है 3 बॉन्ड्स को दिखा रहा हूं। एक बॉन्ड जो है फ्रंट और बैक में जुड़े हुए हैं, फ्रंट और बैक का कार्बन आपस जुड़ा हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है, वो छुपा होता है, हिडन होता है यहां पर। ये फ्रंट कार्बन के 3 वैलेंसी दिखा रहा हूं, एक वैलेंसी छुपी हुई है, और ये फ्रंट कार्बन है ना, रेड वाला जो है ये दिख रहा है ना, फ्रंट कार्बन है। सभी में H लगा देता हूं मैं, H H है, ये H है, और ये H, ये H है और ये H। अब हम बैक कार्बन को लेंगे ब्लैक कलर से, ठीक है। देखिए बैक कार्बन में क्या है कि हम दिखा रहे हैं एक्चुअली, मैं आपको दिखा रहा हूं कॉन्फॉर्मेशन बनते कैसे कैसे। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अगर देखें यहां से ये एक बॉन्ड है पीछे बैक कार्बन में, देखिए ये जस्ट पीछे अगर देखा जाए तो ये आपका जो है H, यहां पर ये H है, और यहां पर जो है ये H। आप अगर देखें इस जगह यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या है, 0 है, मतलब 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। और हम अभी दिखा रहे हैं कि कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे अगर हम इसको रोटेट करते हैं। देखिए जैसे हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर दीजिए, 60 डिग्री अगर रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से ये 60 डिग्री रोटेट होगा तो ये बैक कार्बन, देखिए यहां से जो है ये बैक कार्बन, ये बैक कार्बन H, ये H और ये H, ये बैक कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो है फिर से अगर इसको 60 डिग्री हम रोटेट करें, कि अगर हम 60 डिग्री इसको हम रोटेट करते हैं, आप एक चीज और देखिएगा, इसमें जो डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल वो कितना है, वो 60 डिग्री का है। मतलब हमने लिखा पहले डाइहेड्रल एंगल क्या था, 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल यहां पे 0 था, और हमने रोटेट किया 60 डिग्री। अब इस समय क्या है, ये जो बॉन्ड है वो इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और इनमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन मिनिमम है। स्टेबिलिटी का भी मैं बात करूंगा, अभी तो मैं केवल ड्रॉ करने दिखा रहा हूं कि हम अगर रोटेट करते हैं, एक को स्टैटिक रख के दूसरा रोटेट करते हैं फ्रीली, तो कैसे कैसे कन्फॉर्मर्स बनेंगे। फिर देखिए इसको फ्रंट वाला तो मैंने स्टैटिक रखा हुआ है, इसको फिर रोटेट करते हैं। अगर इसको रोटेट करेंगे तो फिर देखिए ऐसे घूम के इधर आ गया, ये घूम के इधर आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिएगा फिर से ये जो घूमेगा इधर आ जाएगा, तो ये आ गया H। इसको मैं ब्लैक कलर से देख रहा हूं, ये जो है अगर देखें ये H आ गया, और यहां पे ये H है और ये H। फिर थीटा जो है कितना हो गया, 0 हो गया। या कह सकते हैं कि हम अगर इसको हम दोबारा 120 रोटेट करते हैं तो सेम कंडीशन में आ जाएगा, है ना, 60 और 60 120। अब देखिए फिर से इसको हमने रोटेट किया, फिर हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया ना, 60 डिग्री, तो ये जो है फिर भैया ऐसे देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला घूम के यहां जाएगा, ये वाला घूम के यहां जाएगा, ये वाला घूम के यहां जाएगा। तो ये जो है H, और ये जो है H है, और ये H है, देख रहे हैं आप। तो फाइनली फिर से आप अगर देखें इनकी नियरेस्ट जो है थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना, डायरेक्ट एंगल यहां पर क्या 60 डिग्री है। तो यहां अब देखिए फिर से हमने अगर 60 डिग्री रोटेट किया, मतलब हम देख रहे हैं कि हम रोटेट करते जाएंगे तो ये जो है इक्लिप्स है, सैगड है, इक्लिप्स है, सैगड बनता रहेगा, और बीच के सारे फॉर्म जो होंगे वो स्क्यू होंगे। आप अगर हम देखें गौर से देखिएगा
फिर से हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ऐसे में जो है ये फिर घूम के यहां आ जाएगा, ये घूम के यहां आ जाएगा, ये वाला घूम के यहां आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जैसे है ना, ये घूम के इधर चला गया। आप अगर गौर से देखें, ये एच आ गया यहां पर, और ये एच है, और ये एच आ गया। इस समय जो थीटा है क्या हो गया, 0 हो गया। दो फ्लैग पोल्स के बीच का एंगल है ना। अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं, बहुत गौर से दिखेगा, इससे फिर से मैं अगर 60 डिग्री रोटेट कर दें, 60 डिग्री, तो ऐसे में फिर से देखिए ये 60 डिग्री रोटेट करेंगे यहां जाएगा, ये रोटेट करने पे यहां पर आ जाएगा, और ये रोटेट करने पे यहां आ जाएगा। तो देखिएगा यहां से गौर से देखिएगा, ये जो है ये एच और ये एच आ रहा है, और ये एच आ रहा है, तो फिर से ये स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। देखिए अगर देखें इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, फिर इक्लिप्स हो गया, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड। मतलब 60 डिग्री रोटेशन पे किस तरह इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनता है, स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनता है, आप इजली बता सकते हैं। और इसके बीच वाला सारे पार्ट हम अगर देखें, बीच वाले सारे पार्ट क्या स्क्यू होते हैं, स्क्यू। आपको बता दें इसके बीच में जितने बनेंगे, हमने अगर 0.1 डिग्री रोटेट कर दिया तो स्क्यू, 0.2 डिग्री रोटेट कर दिया तो स्क्यू, 0.3 डिग्री रोटेट कर दिया तो स्क्यू, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 50, 51, 52, 53, 53.001, 53.004। मतलब हम देखेंगे सारे क्या होंगे, स्क्यू होंगे। तो देखा जाए तो इनके बीच में इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे, इनफाइनाइट। तो ये मेन मैंने बता दिए कि जो है ये आपका स्टैगर्ड है या ये आपका इक्लिप्स है। तो एक बात समझिएगा कि इक्लिप्स ड्रॉ करना हम जानते हैं, हम स्टैगर्ड ड्रॉ करना जानते हैं, और उसके बीच के सारे पार्ट जो होते हैं वो स्क्यू होते हैं। और ये क्या है, अगर आप देखें सिंपल से, जैसे एथेन का एग्जांपल ले रहे, बीच में सीसी बॉन्ड है, और ये सिंपल रोटेशन देख रहे हैं, ये फ्री रोटेशन हो रहा है, और फ्री रोटेशन की वजह से ये आइसोमर्स बन रहे हैं। इनमें मैं दिखाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कैसे वेरिएशन होता है। तो हमने देख लिया कि यहां पर जो है इक्लिप्स स्क्यू कैसे फॉर्मेशन होते हैं। आप देखिएगा जैसे हम बताएंगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे, भाई इनकी पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन होता है। तो आपको बता दूं कि इनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। जैसे हम कर देखें, देखिए पहले तो आप समझिएगा कि जैसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, जैसे अगर आप बात करें कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज है, हम अगर देख रहे हैं यहां sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। तो जनरली होता क्या है, ओपन चैन में एंगल में वेरिएशन नहीं आता, तो ओपन चैन में जो है एंगल स्ट्रेन दिखता नहीं। अगर नॉर्मल एंगल से, जो नॉर्मल एंगल है उससे हम एंगल को जो है डिस्टर्ब कर दे, कम कर दे या ज्यादा कर दे, तो जो है उसमें एंगल के स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। ये जनरली आपको दिखाई देगा साइक्लिक कंपाउंड में। इसके बाद टॉर्सनल स्ट्रेन, जैसे बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं, तो दो बॉन्ड्स हैं, इनके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में रिपल्स करते हैं, और इसकी रिपल्सन की वजह से भी स्ट्रेन क्रिएट होता है, ये अनस्टेबल होते हैं, तो इनको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन तीन तरह का जनरली होता है। एक हमने देखा एंगल स्ट्रेन, जो कि हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में कन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां देखेंगे, तो ओपन चेन में जनरली एंगल स्ट्रेन दिखता नहीं है, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन दिख रहा है हम लोग को। और यहां जो ग्रुप लगे होते हैं, एच लगा है, एच लगा है, या सीएससी लगा, सीएससी लगा है, तो उनकी वजह से जो वॉन्डरवॉल रेडियाई है, तो वॉन्डरवॉल रेडियाई की वजह से जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। एक बात तो कंफर्म है कि अगर यहां पर ग्रुप बड़ा लगा होगा तो वॉन्डरवॉल रेडियाई बड़ी होगी, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर कम है और रेडियाई ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन क्रिएट होगा, जिसे स्टेरिक स्ट्रेन भी कहते हैं। तो स्ट्रेन हमने देखा जिससे स्टेबिलिटी दिखी जाती है। अगर ये सब स्ट्रेन होंगे मॉलिक्यूल में, तो ऐसे में मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और उसकी एग्जिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। आप देखिए एथेन है ना, तो एथेन क्या हो, एक ही कन्फॉर्मर्स नहीं बनते, उसके इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बनते रहते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर मोमेंट में ज्यादा हो उस कन्फॉर्मर्स की होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ही आसानी से समझने वाला टॉपिक है। हम अगर बात करें, देखिए जैसे हमने बताया स्ट्रेन की बात कर रहे थे, तो देखिएगा स्ट्रेन जो है, गौर से कीजिएगा इसको ना, देखिए जैसे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी दिखी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे एंगल स्ट्रेन की, दूसरा हम बात करेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन की, तीसरा बात करेंगे वॉन डेर वाल स्ट्रेन की, इसी को हम
स्टेरिक स्ट्रेन भी कहते हैं। देखिए इसको हम स्टेरिक स्ट्रेन भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जिसे हम अगर देखें बहुत गौर से देखिएगा। अब इसको मैं रीड कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं एंगल स्ट्रेन कैसे होता है, वनडबल स्ट्रेन कैसे होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल हमने बताया था कि अगर मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। अगर इस एंगल से हम इसको अगर डेविएट करें तो एंगल में एक स्ट्रेन आ जाता है जिसे हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और हमने आपको बताया था ओपन चेन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये अपना जो नॉर्मल एंगल जो लेना चाहता है वो ले लेता है। लेकिन साइक्लिक में जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट्स, वो नहीं हो पाता, तो वहां पर स्ट्रेन क्रिएट होता। तो जनरली जो है साइक्लिक कंपाउंड में ये स्ट्रेन पाया जाता है। तो बॉन्ड एंगल्स आर accompanied by angular strain, है ना। इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर बट absent इन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से बहुत आराम समझिएगा। हम बात करने जा रहे हैं टॉर्सनल स्ट्रेन की। अब देखिए इसमें जैसे हम अगर देखें टॉर्सनल स्ट्रेन, हम अगर देख रहे हैं यहां पर सी है, ये सी है, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सोर्स पोजीशन में दिख रहा हूं, ये एच लगा है, ये एच लगा है, ये एच है और ये एच है। देखिए हम अगर देखें तो देखिए यहां से देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। यहां जो बॉन्ड पेयर में, इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से जो रिपल्सन होगा, इनमें जो रिपल्सन होगा उसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ये जो दो बॉन्ड्स होंगे, जैसे CH बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें बॉन्ड पेयर है, ये जितने पास में होंगे समझिएगा उसमें बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, इसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एनी पेयर है ना, एनी पेयर ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन अटैच टू ईच अदर, ठीक है, टेंड टू हैव देयर बॉन्ड्स स्टैगर्ड फॉर मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देयर बॉन्ड्स। एनी डिविजन from the staggered conformation are accompanied by torsional strain। देखिए इनका कहना, देखिए जो कह रहे हैं, अभी हमने स्टैगर्ड फॉर्म देखा, इस स्टैगर्ड फॉर्म में जैसे ये है, और हम अगर देखें समझिएगा कि बीच में स्टैगर्ड फॉर्म में अगर दूसरा कन्फॉर्मेशन देखें तो बिल्कुल दूसरा जो बॉन्ड्स है वो बीचों बीच में आता है। अब ये बीचों बीच में आ रहा, तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्सन और इनमें रिपल्सन मिनिमम है। इस समय जो टॉर्सनल स्ट्रेन वो मिनिमम है। और जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, इसको मैं निकाल के दिखा लेता हूं, ये देखिए ये ना, ये टॉर्सनल ऐसे दिखेगा, तो ऐसे टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे मिनिमम होगा इस सेकंड फॉर्म में। लेकिन अगर इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे, देखिए स्क्यू लेकर आते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो यहां पर जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इसमें ये पास आने लगे, इनमें रिपल्सन बढ़ा तो स्ट्रेन बढ़ा, ये और स्ट्रेन बढ़ा और स्ट्रेन बढ़ा और स्ट्रेन, जब ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, जब डायहेड्रल एंगल 0 हो जाएगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर सबसे नियरेस्ट होंगे। तो टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा इक्लिप्स फॉर्म में होता है। इक्लिप्स फॉर्म मैंने आपको बताया ना, जब फ्लैग पोल्स जो बॉन्ड्स हैं, सॉरी बॉन्ड्स जो हैं, उनमें एंगल जो है 0 जाता है, उसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, है ना। तो एक बात तो कन्फर्म है, स्टैगर्ड में स्ट्रेन टॉर्सनल सबसे कम ना के बराबर, और जो इक्लिप्स है सबसे ज्यादा, स्क्यू में उसके बीच का डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से जो है टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे वेरी करता है देख लिया। वनडबल स्ट्रेन की अगर बात की जाए, जैसे हम लोग यही ले रहे थे, देखिएगा यहां से टॉर्सनल वनडबल स्ट्रेन में जैसे हमने लिया, सी है, ये एच है, सी है, यहां एच है, देख रहे हैं आप। तो जो ये एच है, जो एच है, इनके जो इनमें रिपल्सन हो रहा है, देख रहे हैं आप, इस रिपल्सन को बोलते हैं वनडबल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन। मैं आपको बता दूं, जो इनमें डिस्टेंस है, इनकी वनडबल रेडियस से कम होगा तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। मतलब इनकी वनडबल रेडियस जो है देखा जाए तो डिस्टेंस कम है और इनकी वनडबल रेडियस ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि पास जब जाएंगे तो वो आपस में रिपल्सन करेंगे, तो इसको स्टेरिक स्ट्रेन या फिर हम लोग जो है वनडबल स्ट्रेन कहते हैं। अगर ग्रुप बड़ा है, मान लीजिए CH3 कर दिया तो CH3H में रिपल्सन बढ़ गया, यहां भी CH3 कर दिया, मान लीजिए यहां भी CH3 कर दिया, तो CH3 में और बढ़ गया। तो वनडबल जो है स्ट्रेन डिपेंड करता है यहां जो ग्रुप लगा रहे हैं वो कितना बड़ा लगा रहे हैं। अगर ग्रुप बड़ा होगा तो वनडबल स्ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि जो है वनडबल स्ट्रेन डिपेंड करता है इनकी वनडबल रेडियस कितनी है।
इनकी वॉन्डरबल रेडियस अगर ज्यादा है तो ये आपस में रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे और अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो आप समझिएगा, नॉन बॉन्डेड एटम्स आर ग्रुप्स, नॉन बॉन्डेड एटम्स आर ग्रुप, है ना, ये जो है दैट जस्ट टच ईच अदर, दे आर अबाउट अस फॉर अपार्ट एज द सम ऑफ देयर वॉन्डरबल रेडियस अट्रैक्ट ईच अदर, इफ द brought any closer together they repel each other, ठीक है, वेरी ऑब्वियस रिपेल करेंगे। सच क्राउडिंग टुगेदर इज accompanied by वॉन्डरबल ऑफ स्ट्रेन। मतलब हमने बोला ना कि आप समझिएगा, जैसे हम यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये H, ये H, यहां पे हमने कहा इनकी जो वॉन्डरबल रेडियस का सम इनके डिस्टेंस के सम से अगर ज्यादा है, वॉन्डरबल रेडियस सम, वॉन्डरबल रेडियस का सम इनके डिस्टेंस बिटवीन एल, इस डिस्टेंस से अगर ज्यादा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग को यहां से क्लियर हो गया कि जो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो है उनमें 3 तरह से स्ट्रेन हो सकते हैं। जैसे हमने बात किया एंगल स्ट्रेन, जो कि मेनली साइक्लिक कंपाउंड में होता है। हमने बात किया टॉर्सनल स्ट्रेन, किसी भी ओपन चेन और साइक्लिक दोनों में हो सकता है। और हमने बात किया वॉन्डरबल स्ट्रेन, इट्स आल्सो प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम लोगों को एक टर्म्स क्लियर हो गया कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो हमें आइडिया होगा कि अगर ओपन है तो फ्री रोटेशन होगा, जिसकी वजह से इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बनेंगे। और इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स में भी आपने देखा कि जो है क्लिप्स है और स्क्यू है और स्टैगर्ड है ना, और इनमें एनर्जी डिफरेंस देखा, इनमें रिपल्सन स्टेबिलिटी बेसिस पे देखा। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि इस जो है क्लिप्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल और स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर एच की जगह, जैसे आपने देखा एच की जगह ग्रुप बदल दें तो वहां पर एनर्जी में वेरिएशन आता है, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल अभी हम और ले लें इसके। इक्लिप्स को फिर से समझेंगे, एनर्जी का फंडा समझेंगे। अभी मैंने आपको समझाया, उसी चीज को जो समझा रहा था दिखेगा। जैसे हम इस कंपाउंड देख रहे हैं, एथेन का एग्जांपल ले लेते हैं ना, CH3 और CH3, गौर से देखिएगा इसको। देखिए जैसे यहां पर हम ये जो है ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट ले लिया और यहां पर आपने H लगा दिया, ये H लगा दिया, ये H फ्रंट कार्बन है, इसको हम रोटेट नहीं करेंगे। यहां पर ये फ्रंट कार्बन है, बहुत आराम से समझिएगा, H है और ये H। मैं एनर्जी का डिफरेंस बहुत कायदे से समझाना चाहता हूं, जो भी कॉर्नर पे दिखा रहा था मैं। देखिए जैसे हम अगर बात करें यहां पर इक्लिप्स फॉर्म, देखिए ये तो मालूम, यहां जैसे ये जो है ना ये H, ये ऐसे बहुत दिख रहा है H, इसको ऐसे ले लीजिए। देखिएगा यहां से तो H लिख लीजिए पहले, है ना। और इसमें जो है ये H है ना, यहां पे आप समझिएगा थीटा जो है ना वो 0 है। लग रहा है जैसे कि कुछ थीटा आ गया, नहीं, एक्चुअली ये जस्ट इसके पीछे है, ठीक है ना। और ये देखिए यहां से हमने देखा ये H है, ये H। आप देखिए गौर से, इसको गौर से देखेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर में स्ट्रेन जो हो रहा है, यहां पर जो स्ट्रेन होगा उसे हम लोग जो है, देखिए यहां एंगल स्ट्रेन तो हो नहीं रहा है, इसे बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। ये जो है ना वो क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, ठीक है। हम अगर देखें देखिएगा यहां जो H है और ये H है, इसमें जो रिपल्सन हो रहा है ये कहा जाएगा वॉन्डरबल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर है? ये हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख रहे हैं ना, इसी को सॉहर्स में भी देख सकते हैं। अगर हम सॉहर्स में बात करें तो एक एंगल दे दीजिए, ये जो है H है, ये H है और ये H है, और यहां से जो है ये H है, ये H है और ये H। आप देखिए यहां से हम अगर बात करें तो गौर से देखिएगा, ये देखिएगा ये H, ये इनमें जो है लग रहा है आपका वॉन्डरबल स्ट्रेन। और हम इसको देखें, अगर यहां जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनमें जो फील हो रहा है ये लग रहा है टॉर्सनल स्ट्रेन।
तो एक बात समझिएगा, अगर हम व्यूज देखें तो ये व्यूज देखिए, ये बॉन्ड देखिए ना दिख रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे में इनमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो ये इक्लिप्स फॉर्म जो है, इक्लिप्स, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा, इक्लिप्स फॉर्म है ना, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। और इसी में अगर हम देखिए इसको रोटेट करते लाते, थोड़ा घुमाया, ये स्क्यू आया, मतलब अगर रोटेट कर रहे हैं, इसको अगर रोटेट करना, देखिए इसको रोटेट किया तो ये स्क्यू आया, अब बीच में जब आ गया, बिल्कुल बीचों बीच में अगर ऐसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। इसके पहले इधर जितने भी सब स्क्यू हैं, इसके बाद वाले सब स्क्यू हैं। तो देखिए ये घूमते घूमते अगर देखा जाए, ये घूमते हुए ऐसे आ गया है ना, यहां से अगर देखें, इसको ब्लैक कलर से ले लेते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये जो है, ये H और ये H और ये H, गौर देखिए, तो यहां से ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड है ना। और इस समय जो है डाइहेड्रल एंगल जो है, देखिएगा ये जो एंगल है, ये एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। आप अगर देखें तो यहां से जो है ये H और ये H डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहां से इस पे देखिए ये H इधर से देख लीजिए, डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो रिपल्सन मिनिमम है, तो यानी वांडर वाली स्ट्रेन सबसे कम है यहां पर, ना के बराबर को मान लीजिए ना। यहां हम अगर बात करें तो इसमें बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर, इसका जो स्ट्रेन है इसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां से अगर देखेंगे तब भी वही है, तो डिस्टेंस मैक्सिमम इसकी और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्योंकि अगर इसको रोटेट करेंगे हल्का सा तो यहां से पास आने लगेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स में सबसे ज्यादा अनस्टेबल इक्लिप्स, सबसे ज्यादा जो है स्टैगर्ड स्टेबल और अनस्टेबल इक्लिप्स है ना। इसको जो है देखते हैं, वही जो अभी हमने देखा था कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। एथेन में हम सारी बातें कर रहे हैं। एथेन मॉलिक्यूल contain a carbon-carbon sigma bond and each carbon is further attached to 3 hydrogen atom. Obviously carbon सारे 3 hydrogen atoms attached हैं, ठीक है। अगर देखें तो कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो इट एग्जिस्ट इन 2 एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन, तो 2 एक्सट्रीम, एक इक्लिप्स फॉर्म और एक स्टैगर्ड। इसके बीच वाले सारे क्या है, वो सारे बीच वाले स्क्यू हैं, ठीक है, स्क्यू फॉर्म होंगे। और इक्लिप्स और स्टैगर्ड बीच में सारे स्क्यू, सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अब देखिए जैसे देखेंगे यहां पर, ये जो है इक्लिप्स फॉर्म, यहां जो थीटा है 0, और हम 60 डिग्री रोटेट करें तो आप देखेंगे जो है इसकी एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल कम हो जाती है। ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो माइनस 12.5 किलो जूल पर मोल कम हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म है। और इसमें एंगल जो है आप देख रहे हैं, ये थीटा 60 डिग्री है, रिपल्सन मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से देख लिया, एथेन में कॉन्फॉर्मेशन की बात कर ली। देखिए अगर हम फिर से अगर देखें उसी फॉर्म से, फिर एक बार देखिए कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं इसको। जैसे जो है देखिएगा, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये H है, ये H है, ये H है, ये फ्रंट कार्बन हमने देख लिया, फ्रंट कार्बन देख लिया, फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है ना, ये H लगा दिया, ठीक है। हम बैक कार्बन लेते हैं यहां पर, ये आपका जो है ये H, ये H, ये H, ये इक्लिप्स फॉर्म है, देख रहे हैं, मैक्सिमम रिपल्सन। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। अगर हम देखें ये H, तो ये अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अभी हम देखा है ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। फिर से हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें, देख रहे हैं ये सॉरी यहां से ये रोटेट करेंगे 60 डिग्री, तो रोटेट करके यहां जाएगा, ये इसको घुमाएंगे
इसको तो ये यहां घूम जाएगा, ये घूम के यहां जाएगा, तो ये देखिए ये जो है डायहेड्रल एंगल फिर से 0, और ये जो है देखें H, ठीक है। और इसको हम फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दें तो घूम के फिर तरह जाएगा। देखिए इसको घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ जाएगा, फिर घूम के यहाँ जाएगा। तो ये जो है अगर आप देखिए गौर से, ये H है, ठीक है। तो इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है और स्टैगर्ड है। तो हर अल्टरनेट में इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड जा रहा है। तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल हम देखने जाते हैं। अगर हम बात करें तो जनरली वेरिएशन में मालूम है, हम यहाँ से जो है ब्यूटेन को लेकर चलेंगे, ठीक है। ब्यूटेन को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, आपने एथेन में देख लिया एग्जांपल। ब्यूटेन में हम अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ से जैसे 1 2 3 4 ब्यूटेन है, और इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं CH3 CH3 CH2 और CH2। इसमें अगर देखें तो जो है 1 2 3 एंड 4 कार्बन, ठीक है। हम सेकेंड थर्ड को ये फ्रंट लेते हैं, ये बैक ले लेते हैं। फ्रंट और बैक लेके हम इसको जो है कॉन्फॉर्मेशन देखना चाहें, देखिए तो इसमें कई बनेंगे। और इसमें खास बात समझिएगा कि जो ग्रुप है CH3 आ गया और CH3H में रिपल्सन में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे थे स्टैगर्ड फॉर्म, वो 2 फॉर्म में बदल जाएगा, और जो क्लिप्स है वो भी 2 पार्ट में, फुली क्लिप्स और पार्शली क्लिप्स में आ जाएगा, है ना। इस स्टैगर्ड को भी 2 नाम होंगे गॉच और एंटी। मैं दिखा रहा हूं कैसे ऐसा होता है। जैसे नॉर्मल हम अगर देखें, देखिए जैसे हम अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में ये फ्रंट है और ये मान लीजिए बैक है। तो फ्रंट कार्बन से एक मिथाइल लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो फ्रंट कार्बन से फ्रंट, ये कलर हम चेंज कर रहे हैं फ्रंट का, इसको रेड से ले लेते हैं, ठीक है। फ्रंट कार्बन से एक मिथाइल लगा है CH3 और 2 H लगे हुए, H और ये H। बैक कार्बन से मिथाइल लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहां से हम जो है बैक कार्बन से 2 मिथाइल, ये ब्लू कलर जो है बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये H और ये H। देखिए ये कॉन्फॉर्मर्स लग रहा है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो डायहेड्रल एंगल जो है इस जगह 0 है, ये थीटा कितना है 0 है ना। आपको बता दो थीटा 0 है, लेकिन एक बात समझिएगा, ये आपका इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स फॉर्म है। फुल इक्लिप्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस समय जो एनर्जी में डिफरेंस है, अगर आप देखिए CH3 है, ये CH3 है, ये वॉन वाले स्ट्रेन है, स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रुप बड़े बड़े हैं। और यहां जो है बॉन्ड पेयर में टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, तो नो डाउट की ये फुल इक्लिप्स है। हाई एनर्जी को, हाई एनर्जी और हाईली अनस्टेबल रिपल्सन की वजह से। इसका एक और फॉर्म इक्लिप्स बनाता हूं मैं। देखिए अगर हम देखें इसका इक्लिप्स फॉर्म एक और बना के दिखाते हैं मैं आपको। और एक इक्लिप्स इसका ये फॉर्म बनेगा देखिएगा, यहां से जो है ये जो है CH3 है और ये H है और ये H। देखिए यहां से हम अगर देखें, इस CH3 को रोटेट किया, बहुत ही गौर से देखिएगा, इस जगह जो है ये H है, और हम लोग जो है देखिए इसमें हम लोग ले रहे हैं, यहां देखिए ये जो है ये H है, यहां CH3 है और ये H। अगर आप देखें ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, क्योंकि यहां भी थीटा 0 है, 2 बॉन्ड के बीच एंगल का 0 है। लेकिन आप देखिए दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है। दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है? यहां पर जो है CH3 में रिपल्सन है, वॉन स्ट्रेन ज्यादा है, और यहां क्या है CH3H में रिपल्सन है, वॉन स्ट्रेन कम है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो दोनों में, टॉर्सनल स्ट्रेन यहां भी टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, लेकिन यहां वॉन स्ट्रेन है, वॉन स्ट्रेन, लेकिन यहां वॉन स्ट्रेन कम, सॉरी ज्यादा, यहां वॉन स्ट्रेन कम। तो देखा जाए तो इस इक्लिप्स में भी 2 अंतर आ गए, 2 पार्ट आ गए, फुल इक्लिप्स और पार्शल इक्लिप्स। ऐसे ही स्टैगर्ड में होता है, स्टैगर्ड में 2 आ जाते हैं, गॉच और एंटी। तो मैं आपको बता दूं, दिखाता हूं, जैसे जो है मैं दिखाता हूं आगे गॉच एंटी में अगर बात करूं। देखिए इसी को सारे व्यूज दिखा रहा हूं, है ना, सारे व्यूज जो हैं, ठीक है।
There are 6 important conformation shown by first to 6. जो 6 कन्फॉर्मर्स दिख रहे हैं इसके जैसे, बहुत ध्यान समझिएगा, लेकिन इसका पहले एक और फॉर्म देख लीजिए आप, है ना। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी को मतलब जो है हम देखिए देखा, जैसे यहां पर हमने देखा गॉच और एंटी की बात, मतलब गॉच में जो है इस सेकंड में गॉच एंटी की बात करेंगे। देखिए गॉच से यहां पर जो है ये फ्रंट ले रहे हैं ना, ये बैक कार्बन और बैक से जो है ये 3, बैक से ये 3 वैलेंसीज, ठीक है ना। यहां पर CH3 बैक कार्बन ले लिया, CH3 और 2 H, एक H ये और एक H ये, ठीक है। इसको हम स्टैटिक रखते हैं, CH3 और ये H और ये H, है ना, इसको हम स्टैटिक रख रहे हैं। अब देखिए फ्रंट में हम जो है यहां से बात करेंगे, जैसे देखिए ये हमने घुमाया, रोटेट किया, CH3 और ये H और ये H। अब यहां से देखिएगा CH3, ये H और ये H। आप इसको गौर से देखिए, अब देखिए दोनों में क्या है, यहां पर डायहेड्रल एंगल है ना, वो कितना है, 60 डिग्री है। यहां डायहेड्रल क्या है, 60 डिग्री है, लेकिन जो है ये दोनों क्या हो, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखिए स्टैगर्ड में भी जो है इनकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा, मैं दिखा रहा हूं। देखिए इसमें अगर देखिए टॉर्सल स्ट्रेन जो है वो तो ना के बराबर है, 60 डिग्री है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ वॉन स्ट्रेन देखिए, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 है, ये पास में है ना, तो वॉन स्ट्रेन यहाँ ज्यादा है। जबकि यहां पर क्या है, CH3 और ये H है, H का साइज छोटा है, वाल रेडियस कम है इसकी, तो ऐसे में यहां पर वाल जो है रिपल्सन कम होगा, वाल स्ट्रेन कम होगा। तो एक बात तो समझ में आएगा, ये दो स्टैगर्ड हैं, इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक में CH3 रिपल्सन, एक में CH3H रिपल्सन, तो कुल मिला के अगर देखें तो इसका नाम अब हम लोग स्टैगर्ड गॉच और एंटी करते हैं। ये इसे बोलते हैं गॉच और इसे हम लोग बोलते हैं एंटी, ANTI है ना, एंटी, GAUCH गॉच है ना। गॉच स्टेबल ज्यादा होगा, एंटी गॉच कम स्टेबल होगा, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है। आप एक चीज और देखिएगा, यहां से हम अगर बात करें, CH3 से जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम इसको एंटी भी बोलते हैं। तो हम एक बात तो कंफर्म होगी कि जो है इसके हम जो ब्यूटेन की देखेंगे कॉन्फॉर्मेशन, 6 कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, तो उसमें सेम एनर्जी वेरिएशन कैसे आएगा देखिएगा। जैसे यहां से इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, यहाँ CH3 क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये थीटा क्या 0 है, इसे हम फुल इक्लिप्स भी कह देते हैं या क्यों इक्लिप्स कह देते हैं ना। इसकी हम मालूम है एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें टॉर्सल स्ट्रेन भी ज्यादा है और वॉन स्ट्रेन भी ज्यादा है। इसके बाद अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करें, 60 डिग्री हम रोटेट कर दें, तो आप देखिए यहां पर जो है 60 डिग्री है ना, तो गौर से देखिएगा, CH3 है और CH3 है, ये गॉच कन्फॉर्मेशन, गॉच भाई सेकंड का दूसरा हो गॉच, क्योंकि हमने कहा था गॉच एंटी में देखिए यहां CH3 ज्यादा है, और इसको फिर 60 डिग्री में रोटेट करते, अगर इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये घूमकर यहां जाएगा, देखिए यहां आ गया। अब फिर से इक्लिप्स बना, लेकिन अभी क्या है कि उसमें रिपल्सन उतना नहीं है, ये यहां CH3 रिपल्सन, यहां CH3, तो इस इक्लिप्स में और इस इक्लिप्स में ये इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल है, ये इक्लिप्स कम स्टेबल है, इसलिए हम इसको फुल इक्लिप्स बोलते हैं और इसे पार्शली इक्लिप्स बोलते हैं, क्योंकि इक्लिप्स तो है लेकिन इसमें CH का रिपल्सन कम हो गया। इसका फिर इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर दें, अगर 60 डिग्री देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहां से हमने रोटेशन किया, ये CH3 घूम के इधर आ जाएगा, देखिए CH3 नीचे आ गया, ये H इधर जो है इधर H इधर आ गया, फिर यहां पर H इधर आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो CH3 है तो ये H का रिपल्सन, ठीक है, और CH3 से जस्ट अपोजिट हो गया, इसे बोलते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन। तो नो डाउट की जो गॉच है और एंटी है, इसमें CH3 रिपल्सन, इसमें CH3H रिपल्सन ये कम है, स्टेबल ज्यादा होगा, ये कम ये अनस्टेबल होगा। फिर से हम उसको रोटेट करें तो CH3 घूम के इधर आएगा, 60 डिग्री है ना, तो CH3 जब इधर घूम के आएगा, देखिए CH3 इधर आ गया। फिर से ये जो है आप देखेंगे CH3H का रिपल्सन है, CH3H का, तो ये होगा पार्शली इक्लिप्स फॉर्म। फिर से हम अगर रोटेट करेंगे
समझिएगा 60 डिग्री, तो CST इधर आ जाएगा, देखिए CST इधर आ गया और CST, तो ये जो है फिर से बना गॉज फॉर्म, गॉज कॉन्फॉर्मेशन। देखिए CST रिप्रेजेंट है गॉज, एंटी नहीं है, एंटी में तो ये आता जस्ट अपोजिट है ना, एंटी में जस्ट अपोजिट होता है गॉज। देखिए ये गॉज, ये गॉज, तो कुल मिला के अगर देखें तो 6, 120, 180, 240 और एक और रोटेट करेंगे फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा ये। तो कुल मिला के हमने देखा कि हम किसी को भी जो है फ्री रोटेशन कराते हैं तो डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे, जिसमें आप देखा एथेन में, आपने देखा ब्यूटेन में। अभी हम इसके और भी एयर पोटेंशियल एनर्जी का दिखाते हैं। देखिए जैसे भी हमने देखा, आप देखिए हम अगर बात करें इस जगह तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, गौर देखिएगा, ये इक्लिप्स जिसे बोलते हैं फुल इक्लिप्स है ना, फुल इक्लिप्स। आप एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। अगर हम एनटी से कंपेयर कर ले तो 19 किलो जूल पर मोल इसकी ज्यादा होती है, और एनटी जो है यहां पर देखिए इस पॉइंट पे एनटी आ रहा, सबसे नीचे एनटी और सबसे ज्यादा फुल इक्लिप्स। जब इसको फिर रोटेट करेंगे तो यहां जो आ रहा है, ये आ रहा है गॉज, ये पोर्शन गॉज का है। फिर गॉज से फिर रोटेट किया तो गया पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स से फिर आए तो एंटी गया। देखिए एंटी, ये क्या गॉज है, इस पॉइंट पे गॉज है, गॉज, ठीक है। और ये एंटी, ये चौथा थर्ड स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। पार्शियल इक्लिप्स का फिर चौथा स्ट्रक्चर ये है। फिर हम रोटेट करेंगे, पांचवा स्ट्रक्चर ये आ जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर रोटेट करेंगे, फिर गॉज आएगा, फिर रोटेट करेंगे तो इक्लिप्स। मतलब अगर आप देखें तो पूरे एक राउंड में फिर से इक्लिप्स से इक्लिप्स पहुंच गया, और उसमें कितने जो है हमारे जो है पार्शियली आ रहे हैं, कितने फुली आ रहे हैं, हम यहां से इजिली देख सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई फुल इक्लिप्स है और हम अगर 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो बताइए क्या मिलेगा, तो फुल इक्लिप्स मिलेगा। अगर हम लोग जो है हम बोले पार्शियल इक्लिप्स है, उसको हम अगर 120 डिग्री रोटेट करें या हम उसको 60 डिग्री रोटेट करें तो क्या मिलेगा, तो हम इजिली बता सकते हैं कि अगर मेरे पास फुल इक्लिप्स है, मान लीजिए 60 डिग्री हम रोटेट करें, 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री हम रोटेट करते हैं तो हमें गॉज मिल जाएगा। अगर हम जो है 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें पार्शियल इक्लिप्स मिल जाएगा। हम इसको इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स को हम अगर 180 डिग्री रोटेट करें तो फिर से हमको एंटी मिल जाएगा। तो 180 डिग्री पे एंटी मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में या नीट में पूछ दिया जाता है कि आप बताइए ये कॉन्फॉर्मर्स है, इसको हम इतनी डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप इजिली बता सकते हैं। अगर अंतरात्मा क्लियर है तो बताना बहुत ही आसान। तो आपने देखा कि एनर्जी में वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्लियर कट बिग डाटा देखिएगा कि यहां से जो है गॉज और एनटी में 3.8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, और जो है एनटी और पार्शियल इक्लिप्स में 16 किलो जूल, देखिए ना, और 18 देखिए यहां से हम बात करें एनटी और फुल इक्लिप्स। देखिए बच्चों, जैसे हम लोग देख रहे थे कॉन्फॉर्मेशन जो है ब्यूटेन में बात कर रहे थे। देखिए एक्चुअली है क्या, जो तो देख लिया हमने कि ब्यूटेन में जो है फुल इक्लिप्स है, पार्शियल इक्लिप्स है, गॉज है, एंटी है, और तो इनमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देख लिया। उसी को हम एक बार एक चार्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, जिससे में आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए, और आप एक अच्छा नोट्स बना भी लीजिएगा। हर एंगल से आप एनालिसिस जरूर करिएगा। देखिए जैसे हम अगर देखें, आप इसको देखिएगा ना, यहां से हम अगर बात करें तो देखिए इसमें जैसे स्टेन, अब देखिए यहां हम अगर बात करें इस जगह, देखिएगा गौर से देखिएगा, देखिए इसमें जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहां पर हमने अभी जो ग्राफ देखा था, सबसे पहले हम अगर इक्लिप्स से बात कर ले, इक्लिप्स में अगर देखिए तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, वॉन डबल स्ट्रेन है ना, स्टेरिक स्ट्रेन है, और इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा है। और हमें मालूम है कि एंगल स्ट्रेन तो है ही, टॉर्सनल है और वॉन डबल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन इसमें नहीं, किसी में नहीं है। तो हम ये चार्ट के थ्रू देखेंगे किसमें स्ट्रेन है, किसमें कम है, ज्यादा है, उसका चार्ट देखने जा रहे हैं। देखिएगा जैसे हम अगर बात करें, देखिए इसमें हम अगर बात करें, देखिए इस जगह जो है सिंपल स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी नॉर्मल ब्यूटेन, अगर देखिए अगर हम बात करें नीचे से देखते हैं फुल इक्लिप्स, देखिए फुल इक्लिप्स है ना, फुल इक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, जस्ट रिवीजन है ये। आप देखिए फुल इक्लिप्स में जो टॉर्सनल स्ट्रेन फील करेगा, टॉर्सनल, यहां देख रहे हैं ना, ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से हो रहा है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। आप देखिए यहां से अगर देखा जाए वॉन डबल स्ट्रेन, वॉन डबल देखिए CSC है, आप समझिएगा CSC है। अब गौर देखिए ये जो है आप देखेंगे तो CSC क्या है, बड़ा है, तो
तो इसकी वजह से वनडर स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होगा। तो आप गौर देखिए कि यहां से वनडर स्ट्रेन जो है मैक्सिमम बिटवीन 2 CH3 ग्रुप्स हैं। अब ये इसमें स्टेबिलिटी जो होगी नो डाउट की सबसे मिनिमम होगी, सबसे ज्यादा फुली क्लिप्स जो है आपका अनस्टेबल होता है। ये पॉइंट वाइज हम पहले बता चुके हैं, पॉइंट वाइज नोट दिखा रहे हैं। अब इसको अगर देखिएगा, अगर हम इसको रोटेट करें, इसको देखिए रोटेट करते हैं 60 डिग्री, तो ये यहां पर आ जाएगा, क्या है, गॉच है। गॉच में देखिए कि वंडरवॉल स्ट्रेन क्या होगा, बहुत कम होगा। यहां पे हम अगर बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए गॉच है तो इसमें गॉच में देखिए 60 डिग्री, अच्छा एंगल कितना है, 60 डिग्री आ गया। तो यहां पर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, टॉर्सनल स्ट्रेन ना के बराबर 0 है, ठीक है। यहां पे लिखा ना 0, मतलब यहां एब्सेंट है, ठीक है। वंडरवॉल स्ट्रेन प्रेजेंट है, लेकिन CSC जो है और CSC में अगर देखा जाए तो CSC में वंडरवॉल स्ट्रेन बहुत कम है। और यहां से हम अगर बात करें इसके दोबारा देखिएगा, फिर से हम अगर रोटेट करते हो यहां पर आ जाएंगे पार्शियल इक्लिप्स में। पार्शियल इक्लिप्स में फिर वही है कि टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, मैक्सिमम होगा, जैसे इसमें है वैसे इसमें है। वंडरवॉल स्ट्रेन भी होगा लेकिन कम होगा, इससे ज्यादा होगा लेकिन, है ना। तो यहां पर अगर उसी पॉइंट्स को देखिएगा कि पार्शियल इक्लिप्स एंगल 120, इससे कंपेयर करेंगे तो 120 एंगल आएगा। देखिए यहां से यहां तक क्या 120 डिग्री एंगल देखिए आ गया, तो 120 एंगल है यहां पर। और टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, वंडरवॉल स्ट्रेन प्रेजेंट है ये CSCH का, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट 1, ठीक है। यहां से एंटी अगर बात की जाए सबसे लास्ट में, देखिए यहां पर हम अगर बात करें तो एंटी जो है वो देखिए इस जगह आ रहा है एंटी, ठीक है। तो एंटी क्या अगर देखेंगे तो सिंपल सा गौर सीखेगा कि इसमें डायहेड्रल एंगल कितना 180 आपने देखा, टॉर्सनल स्ट्रेन अब्सेंट है भाई, जस्ट अपोजिट, या वंडरवॉल स्ट्रेन भी अब्सेंट है, ठीक है। CSC जस्ट अपोजिट है सॉरी। तो यहां से देखिए हम अगर बात करें एंटी में, देखिए CSC और CSC जस्ट अपोजिट है, तो वंडरवॉल स्ट्रेन भी इसमें 0 है। तो इससे आप देखेंगे स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी अगर हम बात की जाए तो स्टेबिलिटी हम आपको बता चुके हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, एंटी, फिर गॉज, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल इक्लिप्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन में स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं मैं दिखाता हूं। देखिए नॉर्मल स्टेबिलिटी देख ली, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर सेकेंडरी मॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बदल जाती है, सीक्वेंस अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम अगर देखें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और एक और बात बता दूं, जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं ये आपस में इतना फास्ट इंटर कन्वर्जन होते हैं, रैपिड इन्वर्जन होता है कि इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। और जो एग्जिस्टेंस होगी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कंटेंट, परसेंटेज कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे हम देख रहे हैं स्पेशल केस सॉरी, ये हम यहां अगर देखें, देखिए इसमें हम अगर देखें यहां से देखें केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। देखिए जैसे हम लोग लें, हम अगर बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे G लिया हमने, CS2 और EOH, ऐसा कोई ग्रुप लिया, ठीक है। आप देखिए एक बात तो समझिए, इसके बीच में हम लोग कॉन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, हमेशा अगल बगल कार्बन में ही देखा जाएगा। ये मान ली फ्रंट है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 कार्बन अगल बगल में ही हमें देखना है कि जो है रोटेशन होगा, कन्फॉर्मेशन होगा, तो कितने बनेंगे और उनमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा। अगर G ऐसा ग्रुप लगा है जो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो कॉन्फॉर्मेशन जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और उस कॉन्फॉर्मेशन में कह सकते हैं गॉज फॉर्म, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे अभी हमने पढ़ा था एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो गॉज फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से हम अगर बात करें इस G में, आप अगर देखें, जैसे इसका कन्फर्मेशन देख लीजिएगा, यहां हम दिख रहे हैं, देखिए ये हम लोग बात करेंगे इसमें जो है, और यहां से देखिएगा जैसे हम लोग ले रहे हैं, ये OH है ना, OH, यहां पर G लगा दिया, ये H है और ये H है और ये H है और ये H, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। इस G में ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो क्या होगा, गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। आप कहें सब इसको यहां लगा दीजिए और आप बना दीजिए एंटी, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये सॉरी, इसको आप बना दीजिए इक्लिप्स, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो इक्लिप्स में जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम अगर देखें तो ये जो गॉज फॉर्म है ज्यादा स्टेबल होगा। अब जी जो है वो जी ऐसा ग्रुप हो सकता है, जैसे हमने कहा कि NH2 हो सकता है, ये जी OH हो सकता है, ये जी F हो सकता है, ये जी NR2 हो सकता है, ETC, सभी ऐसे ग्रुप्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हो। तो अब देखिए जैसे हम अगर बात करें, इसे एग्जांपल दिखाते हैं और ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जैसे हमने जी के प्लेस पे F ले लिया, और ये जो है हम अगर बात करें, देखिए यहां F और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी स्लाइटली एंटी ज्यादा होगी। तो ये गॉज फॉर्म है, समझिएगा गॉज फॉर्म है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस ध्यान रखिएगा कि अगर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामोलिकुलर, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी। अब देखिए एंटी फॉर्म है, ये देखा जाए तो हम इसमें गॉज एंटी बात कर रहे हैं, ये FOH देखा जाए तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो है ही नहीं, इसमें वंडरवल स्ट्रेन है ही नहीं। लेकिन अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं हो रही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो एंटी से ज्यादा स्टेबल गॉज होता है, तो गॉज और एंटी में गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, फिर पार्शियली इक्लिप्स और फिर फुल इक्लिप्स, सारा सीक्वेंस वही रहेगा, बस गॉज और एंटी का सीक्वेंस बदल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखते रहेगा। अब हम लोग जो है अपने बच्चों देखिए हम लोग बात यहां करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोएल्केन। हम लोगों ने जो है कॉन्फॉर्मेशन तो देख ही लिया है नॉर्मल ओपन चैन एल्केन में, इस साइक्लोएल्केन में कॉन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं हम लोग। तो अब देखिए आपको बता दूं कि जैसे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स साहब ने सबसे पहले दिया था, तो उन्होंने एज्यूम किया था कि सारे साइक्लिक कंपाउंड जो है प्लेनर होते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। साइक्लोप्रोपेन तो प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, 3 कार्बन का रिंग जो है प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन 4 कार्बन है वो प्लेन छोड़ने लगता है, 5 है तो और प्लेन छोड़ेगा, 6 है तो और छोड़ेगा, तो जितने 3 के बाद सारे प्लेन छोड़ने लगते हैं, और जितने प्लेन छोड़ेंगे तो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन आएगा। हम प्रोपेन को लेकर एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह उसमें स्ट्रेन क्रिएट होता है। देखिए एक बात तो कंफर्म है, अभी हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन कैसे क्रिएट होता है, ये दिखाएंगे आपको। हमें मालूम है जो है वॉन डबल स्ट्रेन का इफेक्ट कैसे होता है, ओपन चेन में देखा, साइक्लिक में भी देखेंगे हम लोग। टॉर्सनल स्ट्रेन हम साइक्लिक में भी देखेंगे, ओपन चेन में देखा। तो यहां पर हम लोग एंगल स्ट्रेन की बात करेंगे, किस तरह साइक्लिक कंपाउंड स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो आप देखिएगा पहले तो हम बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से एंगल की बात करेंगे, और देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे हम लोग जो है साइक्लिक कंपाउंड लेने जा रहे हैं। अब एक बात तो कंफर्म है कि साइक्लिक कंपाउंड जो है 3 मेंबर्स है, ठीक है। जैसे हम लोग यहां लेके समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे 3 मेंबर है ये, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें जनरली है क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 अगर हाइब्रिडाइज है तो इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जिसका एंगल है वो होता कितना है, देखिए यहां हम अगर बात कर लें, एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री है और एंगल होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो है इतना है, होना इतना चाहिए था। तो एक्चुअल क्या हुआ कि नॉर्मल एंगल से हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टॉर्शन हो गया नॉर्मल एंगल से, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। इस तरह स्ट्रेन को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए कितना एंगल हमने कहा कि होना चाहिए कितना 109 डिग्री 0.5 डिग्री मिनट्स है ना, है कितना 60 डिग्री। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आप देखिए गौर से, इसमें नॉर्मल एंगल से हमने इतना वेरी कर दिया, नॉर्मल एंगल से इतना डिस्टॉर्शन, तो डेविएशन कितना हुआ 24 डिग्री 44 मिनट्स। अच्छा ये डेविएशन निकाला कैसे आपने, पहले तो आप साइक्लोप्रोपेन में एंगल निकालना सीखिए। तो अगर हम एंगल निकालना है तो आपको बता दूं, यहां से साइड जो n-2/2 इंटू 180, समझिएगा इंटू 180, यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है ना, ये नंबर ऑफ साइड्स है ना रिंग। तो अगर 3 साइड्स, 3 से नीचे तो रिंग बन नहीं सकती, हम यहां 3-2/3, तो 1/3 इंटू 180 कितना आएगा 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन जो एंगल आएगा वो कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है।
साइक्लोब्यूटेन में जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। अगर आप देखें साइक्लोब्यूटेन में, देख लें इसको, देखिए साइक्लोब्यूटेन में अगर हम देखें ये गौर देखिएगा, ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है और जो एंगल देखिए यहां से हम अगर देखें ये एंगल जो है होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए। और ये है कितना, ये एंगल जो है वो है 90 डिग्री। अभी हमने निकाला, कैसे निकाला, n की वैल्यू क्या है 4, 4 - 2 अपॉन 2, 4 - 2 कितना था 2, 2/4 यानी 1/2, 1/2 इंटू 180 कितना होगा 90 डिग्री। तो n की वैल्यू 4 रखते हैं हम लोग तो 90 डिग्री वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहां से एंगल 90 है और नॉर्मल एंगल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देखिए जो डिफरेंस आया एंगल में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इधर भी गया इधर भी गया, दो पार्ट में डिवीजन हो गया। जैसे यहां से आप देखें 109 डिग्री एंगल होना चाहिए, 109 डिग्री 5 मिनट्स, और इसको दो पार्ट में जो डिफरेंस आया 60 से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 24.44 में आएगा, ठीक है, 24 डिग्री 44 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने एक चीज देखा कि साइक्लोप्रोपेन में नॉर्मल एंगल से डेविएशन ज्यादा है 60 डिग्री, तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। यहां नॉर्मल 120 होना चाहिए 120, तो 120 से 90 डिग्री इसमें डेविएशन कम है। साइक्लोपेंटेन में और भी कम आएगा। तो इससे हम देखेंगे जैसे प्रोपेन में डेविएशन ज्यादा तो स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन ज्यादा, ब्यूटेन में डेविएशन कम तो एंगल स्ट्रेन कम, और पेंटेन में और भी एंगल जो है डेविएशन देखेंगे तो कम तो स्ट्रेन और भी कम। तो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेन निकालते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, मतलब एंगल स्ट्रेन निकालेंगे, बॉन्ड एंगल तो निकाल लिया, एंगल स्ट्रेन देखिए, एंगल स्ट्रेन है ना, जनरली इसको हम लोग जो है फाई या थीटा से लिखते हैं, फाई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो एंगल स्ट्रेन है इसको हम 5 निकालेंगे तो ये एक बात समझिएगा, नॉर्मल एंगल कितना होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री और 5 मिनट्स, 109.5 डिग्री है ना, 28 मिनट्स को हम लोग 109 डिग्री 5 मतलब 100, देखिए इसको हमने कहा नॉर्मल एंगल कितना है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 109 डिग्री है ना, और 28 मिनट्स या फिर 0.5 ऐसे कर दीजिए, है ना, एक ही आसपास ही है, ठीक है। नॉर्मल एंगल कितना है माइनस थीटा, तो यहां जो है ये थीटा जो एंगल आ रहा है ना थीटा, ये नॉर्मल एंगल है अपॉन 2, तो ये जो है ये आपका जो है एंगल स्ट्रेन आएगा, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा आएगा उतना स्टेबिलिटी रिंग की कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, ठीक है, ये एंगल स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर जो है, वैसे ये हमने जो एंगल निकाला है, प्रोपेन तो हमेशा प्लेन पे रहेगा, लेकिन ब्यूटेन हल्का सा प्लेन छोड़ेगा, पेंटेन और एंगल प्लेन छोड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग जो है डिफरेंट में एंगल निकाल सकते हैं और उस हिसाब से स्ट्रेन निकाल सकते हैं। आप देखिएगा जैसे हम लोग अगर बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग ले रहे हैं जगह, हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, ठीक है, हमने जो है साइक्लोब्यूटेन ले लिया, हमने साइक्लोपेंटेन ले लिया, हमने साइक्लोहेक्सेन ले लिया। हम अगर बॉन्ड एंगल निकालना चाहते हैं, बॉन्ड एंगल है ना थीटा, तो एक बात तो मालूम है कि हमने थीटा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था n-2 अपॉन n इंटू 180, है ना, हम इजली जो है निकाल सकते हैं। यहाँ थी की देखिए थी में साइड्स हैं, तो थीटा जो निकलेगा 3-2 अपॉन 3 इंटू 180 कितना आएगा 60, है ना, यानी यहां कितना एंगल 60 है, एंगल कितना होगा 60 डिग्री, है ना। यहां अगर निकालते हैं थीटा इक्वल टू, तो 4-2 अपॉन 4 2/4 यानी 1/2, तो यहां से 1/2 यानी कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। ऐसे हम अगर बात करेंगे, ये अगर निकालें तो 5-2 अपॉन 5 इंटू 180
आप देखिएगा एंगल निकालना बता रहा हूं मैं। तो 5 - 2 कितना होगा 3/5 है ना। 3/5 से आप डिवाइड करेंगे जो है 3/5 5 3 15 6। तो ये देखिए यहां से 5 - 2 over 5 180 है और इसको सॉल्व करेंगे आप यहां से तो ये आपका जो है एंगल निकालिए और 5 3 15 और 3 और 0 5 6 30 ठीक है 36। और ये अगर निकालते 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 और 8 9 108 है ना 108 आ गया। आप अगर देखें तो साइक्लोपेंटेन में 108 के आसपास का एंगल आ गया, ठीक है, जो कि 109 के आसपास से देखा जाए तो इसमें डेविएशन सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन निकाल लेंगे हम लोग। और हम लोग स्ट्रेन की अगर बात की जाए, स्ट्रेन यानी यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेन, देखिए बॉन्ड स्ट्रेन अगर देखा जाए तो 109.5 माइनस θ/2 दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैं एक निकाल दिखा रहा हूं फिर आप निकाल लेंगे सारे। तो एंगल इसमें देखिए कितना है 109 डिग्री या 28 मिनट भी कर सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट है ना, माइनस 60/2। अगर देखेंगे तो 60 है 49 डिग्री 28 मिनट्स और 49 डिग्री इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 40 और 9 49 डिग्री 22 से डिवाइड करेंगे तो 22। देखिए इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 49 डिग्री 28 मिनट्स है ना, डिवाइडेड बाय 2 तो 2 2 4 2 4 8 है ना 24 डिग्री और 1 मिनट यहां बचा 1 यानी 60 और 28 तो 88 यानी 44 मिनट्स है ना, ये आएगा 24 डिग्री 44 मिनट्स है ना। इस तरह स्ट्रेन निकालेंगे हम लोग। स्ट्रेन हम लोग जो है अगले में निकाल रखा हुआ है, देखिएगा 22 डिग्री 44 यहां से जो है 24 डिग्री, फिर देखिएगा यहां से 109 डिग्री 28 मिनट्स है और 60 हमने माइनस किया तो ये 49 28 ठीक है 2 2 4 2 4 8, ये यहां पे डाटा चेंज कर लीजिएगा तो 44 जो है 24 ठीक है 24 डिग्री 44 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है निकालेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, यहाँ 9.4 में ले लीजिए आप, ठीक है, ये मिनट्स लगा लीजिए, ठीक है, मिनट्स में ले लेते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि प्लेन छोड़ना शुरू कर देता है ये साइक्लोहेक्सेन। जैसे आपने डिफरेंट देखा, साइक्लोहेक्सेन में जो है एंगल 120 है और यहाँ स्ट्रेन जो है इसको हम डी से भी लिखते हैं, स्ट्रेन को -5.16 डिग्री है। ऐसे यहाँ पर 9.33 डिग्री है और यहाँ पर जो है आप देखें 12.46 डिग्री है। क्योंकि मैंने मिनट में लिखा है, डिग्री में लिखेंगे तो 20 सेम आ जाएगा, ठीक है, आप मिनट में लिख लीजिए। तो हम लोग यहाँ से एक आइडिया है कि हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रेन देखिए यहाँ तक तो जो है कम होता गया, ठीक है, कम होता गया, लेकिन यहाँ से फिर उल्टा रिवर्स में बढ़ना शुरू हो गया। तो होता क्या है कि देखा जाए तो इस बेयर सिस्टम थ्योरी के हिसाब से सबसे ज्यादा साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रीजन की प्लेन छोड़ देते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसको डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बनाएगा तो उसके में स्टेबिलिटी का फंड हम देखेंगे। साइक्लोहेक्सेन देखा जाए तो फैक्ट है कि जब चेयर फॉर्म में आता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो साइक्लोहेक्सेन में हम लोग कन्फॉर्मर्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम चेयर फॉर्म कैसे स्टेबल चेयर है और कैसे बोर्ड फॉर्म कम स्टेबल है, कैसे हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। तो देखिए यहां से साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी में हम बात करेंगे चेयर फॉर्म। देखिए आपको बता दूं, जैसे चेयर हम देखें यहां से हम बात कर रहे हैं, देखिए चेयर फॉर्म है ना, ये चेयर फॉर्म है मान लीजिए मेरे पास है ना। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये बोर्ड फॉर्म है। ऐसे हम लोग लेंगे तो जो है हाफ चेयर है। देखिए यहां से हम अगर देखें तो ये जो है हाफ चेयर है, कई कन्फॉर्मर्स हैं, बनेंगे इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स, लेकिन जो मेन कन्फॉर्मर्स है वो हम यहां लिख रहे हैं ना। हम देखेंगे यहां से जो है, अगर देखिएगा इसको ट्विस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये डैश 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 जो है इसको जो है हम ऐसे लेते हैं ट्विस्ट बोट।
बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म और हाफ चेयर है ना, ये हाफ चेयर। तो ये डिफरेंट मेन कॉन्फॉर्मर्स हैं। हम यहां से पहले इसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है, और ऐसे बोर्ड का कॉन्फॉर्मर्स देखेंगे, है ना, इन सबको मिला के हम एनालिसिस करेंगे। मैं बता दूं, जो चेयर कॉन्फॉर्मर्स है इसमें जो है टॉर्सनल और एंगल स्ट्रेन और जो है वॉन्डल स्ट्रेन सब ना के बराबर होते हैं, 0 होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसा में लिया चेयर फॉर्म है ना, आपको बता दूं इसमें जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल दो चलते हैं। देखिए यहां से हम अगर देखें 1 है, ये 1 पोजीशन है, 1 है, 2 है, ऐसे लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो यहां से देखिए एक एक्सियल जाएगा अपवर्ड, एक एक्सियल डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं ना, ये सब एक्सियल पोजीशन वाले हैं। और आपको बता दो एंगल अभी आप निकालेंगे, प्लेन छोड़ेगा तो इसमें एंगल स्ट्रेन वही एंगल जो है 109 डिग्री के आसपास पहुंचता है, 109 डिग्री जो है ना, 38 मिनट्स के आसपास। तो ये क्या है, लगभग वही सेम पहुंच जाता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन तो होता ही नहीं है, 0 के आसपास। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन भी 0, यहां एच जो है ये भी डिस्टेंस होने की वजह से 0, ठीक है। तो चेयर फॉर्म जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। आप देखिए जैसे हम यहां देखें इक्वेटोरियल फॉर्म हम बना रहे हैं, देखिए ये जो है एच इक्वेटोरियल है, यहां पर हम ट्राई करें ये इक्वेटोरियल है, ये एच इक्वेटोरियल है, यहां पे इक्वेटोरियल है ना। यहां हम अगर बात करें देखिए जैसे हम लोग लेते हैं ये इक्वेटोरियल है, ये जा रहा है इक्वेटोरियल, देखें ये जो ग्रीन वाला सारा इक्वेटोरियल। तो इसमें क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल चलता है। और आपको बता दें इक्वेटोरियल में जो है स्पेस ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन ना के बराबर है ना। एक्सियल में जो है रिपल्सन आप देख रहे हैं वो भी इग्नोरेबल है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है। और अगर देखें तो सारे बॉन्ड्स होते हैं जितने भी एक्सियल वाले हैं या सारे इक्वेटोरियल वाले हैं, सब स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इसका हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में देख रहे हैं। देखिए यहां से ये अगर देखा जाए तो ये सारे ही जो है अगर आप देखिए एच आप ड्रॉ करें तो देखिए इस समय क्या है, ये जस्ट क्या है, एंटी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में जा रहा है। ये देख रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री का एंगल यहां पर है। तो सारे ही स्टैगर्ड फॉर्म में होने की वजह से अभी हमने पढ़ा था स्टैगर्ड फॉर्म में जो है टॉर्सनल स्ट्रेन होता ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो है सभी स्टेबल होंगे 60 डिग्री। तो हाईली चेयर फॉर्म ऑल स्टैगर्ड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट है ना। तो चेयर कन्फॉर्मेशन बहुत स्टेबल होता है। हम ऐसे ही देखेंगे यहां से जो है बात करें चेयर फॉर्म के अलावा बोर्ड फॉर्म में अगर बात की जाए, देखिए अगर हम बात करते हैं बोर्ड फॉर्म में, ठीक है, ये आपका जो है बोर्ड फॉर्म है। तो बोर्ड फॉर्म में जो है आपको बता दो जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, देखिए मतलब जैसे देखा जाए 6 इसमें इक्वेटोरियल होते हैं, इक्वेटर में प्रेजेंट होते हैं इसके ना 6 हाइड्रोजन, और जो है 4 जो होते हैं एक्सियल होते हैं और 2 फ्लैग पोल्स होते हैं, फ्लैग पोल्स है ना। तो जो है ये 2 जो फ्लैग पोल्स है क्राउडिंग की वजह से जो है इनमें एंगल भी आसपास होता है, लेकिन क्राउडिंग की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर देखें यहां हम अगर देखें ये जो है फ्लैग पोल एच, इसमें 2 फ्लैग पोल्स होते हैं, ये जो है ना 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन फ्लैग पोल्स होते हैं। और एक्चुअली जो यहां पर इनकी वांडरवाल रेडियस का जो सम होता है ना, हाइड्रोजन की वांडरवाल रेडियस का जो सम है उनकी डिस्टेंस से जो है ज्यादा होता है। डिस्टेंस आपको डिस्टेंस जो है इनकी ये 1.8 एंगस्ट्रॉम, 1.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है अगर देखें 1.8 होती है, जबकि वांडरवाल रेडियस क्या था 2.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आपको बता दूं कि ये जो है पास पास हैं और इनमें स्ट्रेन ज्यादा, मतलब वांडरवाल रेडियस जो है ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से यहां पर वांडरवाल स्ट्रेन बहुत ज्यादा लगता है ना। तो क्राउडिंग हो जाती है ना, क्राउडिंग हो जाएगी हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से वांडरवाल स्ट्रेन लगता है
और वन डबल स्टेन की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं ना। जो H ये एक्सियल वाला हाइड्रोजन है, सॉरी इक्वेटोरियल वाला है, ये आप फ्लैग पोल्स है, और ये जो है H, ये सभी हाइड्रोजन 1 2 3 4 ये एक्सियल वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 ये एक्सियल वाले और जो है 2 फ्लैग पोल्स वाले है ना, 4 एक्सियल वाले 2 फ्लैग पोल वाले, और रिमेनिंग हाइड्रोजन ये जो है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, यहां पर ये आएगा इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन रहेगा। तो ये जो है इक्वेटोरियल वाले हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है फ्लैग पोल वाले, जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ता है और ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो बोर्ड फॉर्म होता है, बोर्ड फॉर्म, ये जो है बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म से ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपको जो है एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। और हम अगर बात करें तो देखिए यहां से एक्सियल नोटेशन हमने दिखाया, जो ये पोजीशन क्या एक्सियल वाले हैं ना, एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल कार्बन हाइड्रोजन जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, और टोटल ये व्यूज जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों मिलाकर है। तो ये चेयर फॉर्म है, जिसमें हमने एक्सियल इक्वेटोरियल दिखाया है, और हमने यहां दिखाया कि 12 हाइड्रोजन एटम्स है ना अब द चेयर कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन जो है सारे रिप्रेजेंट कर दिए, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हमने दिखाई। अब देखिए जैसे हम बोर्ड फॉर्म भी हम दिखा चुके हैं कि बोर्ड अभी दिखाया हमने, बोर्ड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 है। और आपको बता दूं, हाँ इसमें समझेगा कि सारे ही बॉन्ड जो है वो इक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, और इक्लिप्स की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखिए ऑल इक्लिप्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, तो ये इक्लिप्स होने की वजह से है हाईली अनस्टेबल। आप देखिए जो मैंने दिखाया ना, ये जो है ना हाइड्रोजन, ये फ्लैग पोल्स वाले हाइड्रोजन है, देख रहे हैं, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सियल 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 और ये एक्सियल, 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन कहां होते हैं एक्सियल, ये फ्लैग पोल्स। तो इसकी क्राउडिंग की वजह से ये फ्लैग पोल जो है पास पास है। अभी मैंने आपको बताया था इनमें डिस्टेंस जो है 1.8 एंगस्ट्रॉम होती है, और वन रेडियस का सन जो होता है वो 2.4 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो कम है, वांडल रेडियस ज्यादा है, और ये रिपल करेंगे, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो फाइनली बोर्ड फॉर्म अनस्टेबल होता है। तो कुल मिला के फाइनली हम लोग को यहां से आइडिया है कि स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा क्या, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा यहां से चेयर फॉर्म, इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, चेयर फॉर्म। इसके बाद जो होगा आपको बता दूं ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में जो है अगर देखें ट्विस्ट बोट वही सेम जो है यहां पर वन स्ट्रेन कम हो जाता है। इसके बाद जो है हम अगर बात करें तो जो है बोर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, इससे कम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो क्राउडिंग वजह से HH की क्राउडिंग हो जाती है, जिससे रिपल्सन बढ़ जाता है। और इसके बाद जो आएगा बोर्ड फॉर्म के बाद वो आता है हाफ चेयर। यहां पर हाफ चेयर में क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये पार्ट प्लेन पे होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो सीक्वेंस याद रखिएगा। वैसे तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बनेंगे, जो मेन कन्फॉर्मर्स हैं उनमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो इसमें एक हम टर्म्स देखने जा रहे हैं, रिंग फ्लिपिंग। देखिएगा एक टर्म्स आता है रिंग फ्लिपिंग। एक्चुअली होता क्या है, रैपिड इन्वर्जन होता है। जैसे चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म जो है उसमें एक चेयर से दूसरे चेयर, एक चेयर से दूसरे चेयर में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं बोर्ड फॉर्म भी है और सारे फॉर्म है, और इन सभी फॉर्म में अगर देखा जाए तो जो है चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एग्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन चेयर फॉर्म में ही इन्वर्जन होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लिपिंग। एक चेयर दूसरे चेयर में, एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्जन होती रहती है। तो चेयर जो है हाफ ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड फॉर्म, फिर जो है हाफ चेयर में जाके फिर जो है अपने फॉर्म में फिर से चेयर फॉर्म आती है, तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। और जब फ्लिपिंग होती है सिंगल फ्लिपिंग, तो जो बॉन्ड एक्सेल पे है वो इक्वेटोरियल पे चला जाता है, जो इक्वेटोरियल पे वो एक्सेल पे जाता है। तो आप समझिएगा कि ये पार्ट इतना रैपिड होता है, इतना फास्ट होता है कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखिएगा जैसे हम लोग ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने लिया, यहां से हम इसको लेके बात करेंगे। देखिए जैसे कॉन्फॉर्मेशन रिंग फ्लिपिंग।
आप इस चेयर फॉर्म को देखिए, मतलब इसको देखिएगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा यहां बना सकते हैं। देखिए यहां से जो है ये हम चेयर फॉर्म बनाया और इसमें हम एक्सीएल वाला जो है रेड कलर से देख ले रहे हैं। ये एक्सीएल, ये एक्सीएल, 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 ठीक है, आप समझिएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सीएल हाइड्रोजन है, एक्सीएल, ठीक है, ये हमने एक्सीएल वाला दिखाया है। हम इस तरह लेंगे जो है इसको, देखिए यहां हमने जैसे ले लिया, नंबरिंग ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। हम फ्लिपिंग कर दें तो फ्लिपिंग में आप देखिए जैसे हमने ले लिया, जस्ट हम ऐसे ले लेते हैं, इसी को ऐसे ले लीजिए, ब्लू कलर से ले लेते हैं। यहां से जो है हमने उसको घुमा दिया, ठीक है, रोटेशन। ये 1 को यहां 1 यहां कर दिया हमने, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे कर लिया। अब देखिए एक बात समझिएगा, मैं इसको और दिखा दूं कि इसमें जो एक्सीएल है, देखिए यहां से इक्विटोरियल तो हमने बना लिया। ये अगर हम एक्सेल बना लिया, इक्विटोरियल बनाना चाहते हैं, इक्विटोरियल जो है देखिए यहां का इक्विटोरियल ये एच, यहां का इक्विटोरियल ये है एच, यहां का इक्विटोरियल ये है एच, ये इक्विटोरियल एच, और ये जो इक्विटोरियल एच, ये इक्विटोरियल एच, ठीक है। तो यहां से इक्विटोरियल है। अब देखिए जो ग्रीन वाला है, जब फ्लिपिंग करेंगे ना, तो जब ये कार्बन यहां जाएगा तो ये देखिए, ये जो है पहले इक्विटोरियल पे था, ये एक्सेल पे जाएगा, ये एच इधर आ गया, ये जस्ट रिवर्स हो गया। देख रहे हैं यहां पर ये है अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, देख रहे हैं। जो ग्रीन वाला अभी इक्विटोरियल पोजीशन पे था, वो एक फ्लिपिंग में क्या होगा कि सब एक्सेल पे चलेगा। तो जो बॉन्ड्स हैं वो जो है इक्विटोरियल वाले एक्सेल पे चले जाते हैं, एक्सेल वाले इक्विटोरियल पे चले जाते हैं। इसे बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड इन्वर्टर होता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कोई स्टेबिलिटी वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देते एच के प्लेस पर एक्सेल पर या इक्विटोरियल पे, तो वो फ्लिपिंग में स्टेबिलिटी बदल जाती है। यहां लेकिन स्टेबिलिटी सेम है। इसको देखिएगा, जैसे हम लोग देख रहे थे रेड कलर में, यहां पर जैसे एच जो पहले एक्सेल पे था इक्विटोरियल पे आ गया, देख रहे हैं ये एच, ये एच, ये एच, ठीक है, यहां से ये एच, यहां पे ये जा रहा है एच, ठीक है ना। ये जो है जो बॉन्ड्स अभी आपके एक्सेल पे प्रेजेंट थे वो इक्विटोरियल पे आ गया, जो इक्विटोरियल पे एक्सेल पे आ गया, तो ये फ्लिपिंग होती है और बॉन्ड्स जो है वो बदल जाते हैं एक्सेल इक्विटोरियल वाले। देखिए बहुत ही ध्यान समझिएगा, जब यहां से यहां तक जाते हैं तो ये डायरेक्टली नहीं जाते हैं। ये चेयर फॉर्म पहले आपका जो है हाफ पहले ट्विस्ट बोर्ड में जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड से बोर्ड फॉर्म में जाता है, बोर्ड से फिर जो है हाफ चेयर में जाएगा, हाफ चेयर से फिर चेयर फॉर्म में जाएगा। मतलब इतने स्टेप्स गुजरते हुए यहां तक जाता है और बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो एनर्जी में वेरिएशन इसके बीच में बहुत आता है। तो देखिए उसी चीज को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहां से घुमा के इधर लाएं, तो जो ये 4 वाला कार्बन 3 पहुंच गया। देखिए 4 वाला कार्बन जो है इसे आ गया, अब ये 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 6 इधर, 5, और सारे एक्सिस भी बदल गए। तो यहां आपको सीन ज्यादा क्लियर होगा। ये फिगर मैंने बना रखा था पहले से, और ये हमेशा आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। और दो देखा जाए तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 1 आएगा। जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों सेम स्टेबिलिटी है, 1 आ जाएगा। क्योंकि भाई एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो फॉर दिस 1 होगा। रीजन कि दोनों का स्टेबिलिटी सेम है। देखिए जैसे हम लोग अगर लेते हैं जो है, देखिए अभी वही एनर्जी प्रोफाइल की बात करेंगे, तो एनर्जी प्रोफाइल किस तरह वेरी कर रहा था जो मैं बता रहा था आपको। देखिए जैसे है क्या, मैंने कहा चेयर फॉर्म है, ये इसको थोड़ा सा मैं लार्ज करना चाहता हूं। देखिए यहां से जो है ये चेयर फॉर्म है, ठीक है। चेयर फॉर्म से जो है
चेयर फॉर्म से ये पहले क्या हाफ चेयर में गया, एनर्जी देखिए बड़ी, मतलब वेरी वेरी कर रहा 45 किलो जूल पर मोल। फिर हाफ चेयर से फिर ट्विस्ट बोर्ड में आया, बोर्ड से बोर्ड में आया, बोर्ड से फिर जो है फिर से देखिए रिवर्स हो रहा है, फिर जो है ट्विस्ट बोर्ड से फिर हाफ चेयर होते हुए जो है फिर चेयर फॉर्म आ गया। आप देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये जो है यहां से आप देखिए जा रहा है, तो चेयर से हाफ चेयर फिर ट्विस्ट, इससे वेरिएशन होते हुए ग्राफ। तो अगर आप देखें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, चेयर। उसके बाद स्टेबिलिटी अगर देखी जाए किसकी, ट्विस्ट बोर्ड की, उसके बाद बोर्ड के बाद हाफ चेयर। तो यहां से स्टेबिलिटी का सीक्वेंस मैं आपको बता दूं कि जो है चेयर हम अगर लिखते हैं चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन में, ये देखिए बेयर साहब ने माना था ये प्लेन पे है, जबकि प्लेन पे तो रहता नहीं है, प्लेन छोड़ेगा तो डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बनेंगे। चेयर के बाद जो है ट्विस्ट बोर्ड के बाद जो है हम अगर बात करेंगे तो बोर्ड फॉर्म, इनकी स्टेबिलिटी का रीजन देख चुके हैं, क्राउडिंग हो जाती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और उसके बाद जो है हाफ चेयर क्यों सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये हम लोगों ने जो है देखा। अब देखिए जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग अगर एक ग्रुप लगा देते हैं मिथाइल या एथाइल प्रोपाइल या कुछ भी ग्रुप लगा देते हैं, तो ऐसे में जब फ्लिपिंग जब होती है तो उनमें एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है। हम यहां मिथाइल लगा के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने लिया, देखिए जैसे ये लिया हमने, गौर देखिएगा इसको, है ना। देखिए यहां से अगर देखें तो ये जो CSC है ये एक्सियल पोजीशन पे है और यहां CSC जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ऑब्वियस है कि हमें मालूम है जो फ्लिपिंग अगर हुई तो जो यहां पर एक्सियल पोजीशन पे था अब वही क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ चुका है। अब इसमें स्टेबल ज्यादा कौन सा है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सियल पोजीशन पे 1-3 डायएक्सियल रिपल्सन होता है, 1-3 बोला जाता है, 1-5 भी कह सकते हैं। जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। तो आपको बता दूं कि यहां पर जो है हाइड्रोजन, देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे एक्सियल हाइड्रोजन है, ये H। अगर देखें अपवर्ड एक्सियल एक्सिस देखिए 1 है, फिर डाउन, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर जो है अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर देखें यहां से अपवर्ड, तो यहां पर जो है डाउनवर्ड, मतलब एक्सियल पोजीशन एक अप फिर डाउन फिर अप, मतलब अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, इससे चलती है। तो यहां जो हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो ये रिपल्सन डालते हैं। अब ये जो है ना ये रिपल्सन डालेंगे, देखिए ये जो है ये रिपल्सन, देखिए ये बोला जाएगा 1 2 3 1 3 या 1 5 या 1 3, तो 1 3 डायरेक्शनल रिपल्सन हो रहा है जिसकी वजह से अनस्टेबल है ये। और यहां हम अगर देखें ये 1 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, ये दिख रहे हैं। यहां जो हाइड्रोजन है ये देखिएगा 1 3, ये हाइड्रोजन है, इसमें ये रिपल्सन डाल रहा है, देखिए ये रिपल्सन हो रहा है, देखिए गौर देखिएगा इस हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन रिपल्सन हो रहा है, जबकि यहां पर क्या है हाइड्रोजन मिथाइल में, तो यहां हाइड्रोजन और मिथाइल में जो है रिपल्सन हो रहा है, यानी वॉन्ड्रावाल रिपल्सन जो हो रहा है, वॉन्ड्रावाल स्ट्रेन जो आ रहा है, वॉन्ड्रावाल स्ट्रेन आ रहा है वो मिथाइल हाइड्रोजन में आ रहा है। और यहां क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में वॉन्ड्रावाल स्ट्रेन आ रहा है, तो इसका मतलब यहां जो वॉन्ड्रावाल स्ट्रेन है वो कम है और यहां वॉन्ड्रावाल स्ट्रेन ज्यादा है क्योंकि मिथाइल ग्रुप बड़ा है। तो आपको बता दूं कि जब स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो लगभग 95% जो है इक्विलिब्रियम ये एग्जिस्ट करता है और 5% ये एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें बात कर ले कि जो है 1 मिथाइल साइक्लो, अगर बोला गया कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन है और उसमें भी फ्लिपिंग हो रही है, दिखा दिया इन्होंने। अब इन्होंने बोला कि जो है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1 और मोर देन 1 और इक्वल टू 1, तो आप तुरंत बोलेंगे Kc इज मोर देन 1 फॉर दिस, बिकॉज आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि ये कंटेंट ज्यादा 95% है। तो ये आपको मालूम है केसीज, अगर ये P है, ये R है, ये रिएक्टेंट R है, ये प्रोडक्ट P है, तो आपको मालूम केसी क्या होता है, एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट कंटेंट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा ये कम है तो इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई बल्कि ग्रुप जो है अगर एक्सेल पोजीशन पे आता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इक्विटोरियल पोजीशन आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन कि वहां पर जो 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन है वो इग्नोरेबल होगा, यानी वन वाल स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा जहां पर बल्कि ग्रुप कहां पे हो, इक्विटोरियल पे हो, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो एक्सेल वाला एग्जिस्ट कर जाता है। मैं भी दिखाऊंगा कि यहां पर नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, केवल वन वाल स्ट्रेन लग रहा है। इसको मैं दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। इसी को जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहां मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है, कि आपका टाइम थोड़ा किल ना हो, लेकिन ऐसे क्लियर हो नहीं पाता है, ठीक है। देखिएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, गौर से देखिएगा, इस जगह जो है इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए इसको हम अगर देखें, इसको जो है फिगर से मैं ऊपर कहूंगा थोड़ा सा, देखिए गौर से देखिए इसको, है ना। तो यहां से जो है अगर हम देखें, पूरे कर लीजिए इसको, चलिए खैर मैटर समझ लीजिए, बोला हमने ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। देखिए इसमें अगर देखा जाए, गौर देखिए 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन, मैंने भी बोला ना, ये जो 3 पर H लगा है, ये H लगा है, ये H लगा हुआ है, ये इसको रिपल कर रहा है। ये जो H है ना, ये इसमें रिपल्सन हो रहा है। तो इसमें जो रिपल्सन हो रहा है ये पास में है, क्राउडिंग ज्यादा होने से, ठीक है। इसको जो है मैं देखता हूं कि ये जो है देखिए जैसे ये लिया हमने ना, तो ये जो है यहां पर क्या है, CSC वजह से ये रिपल्सन CSC में ओवरऑल रिपल्सन जा रहा है, और साथ में जो H है ये पास में नियरेस्ट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि इनमें जो वनडर रेडियस है इनकी ज्यादा है, वनडर रेडियस ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसे 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन बोलते हैं। 1 2 3 1 3 है ना, तो 1 3 डायएक्सियल रिपल्सन बोला जाता है, या इसको हम 1,5 डायएक्सियल रिपल्सन भी कह सकते हैं, 1,5 डायएक्सियल रिपल्सन, ठीक है। चलिए खैर हम लोग आते हैं एक एग्जांपल पे लेंगे। देखिए एग्जांपल्स क्या है, कह रहे हैं ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए, क्या है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल, और दूसरा क्या है साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। अब एक बात तो कंफर्म है, यहां 4 अगर दिए हैं तो आप इजली बना सकते हैं। देखिएगा कि 1,3 जो है साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। एक बात तो ये भी कंफर्म है कि चेयर और बोर्ड फॉर्म में चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब चेयर फॉर्म में भी अगर हम देखें तो 1,3 हम अगर 1,2 बोला गया तो 1,2 के सारे कन्फर्मेशन देख लेते हैं, उसमें बताना स्टेबिलिटी देखिएगा। तो अगर देखा जाए, अगर दोनों ही मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, एक इक्विटोरियल पे एक एक्सियल पे तो कम स्टेबल होगा, दोनों एक्सियल पे और कम स्टेबल। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, जब बल्कि ग्रुप यानी मिथाइल एक्सियल इक्विटोरियल पे लगाओ तो ज्यादा स्टेबल। रीजन क्योंकि वहां पर क्राउडिंग कम होती है, रिपल्सन जो है कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर इसी में ले लें बोर्ड फॉर्म लगा दें तो बोर्ड फॉर्म जो है, अगर मान लीजिए बोर्ड फॉर्म लगा होता तो बोर्ड फॉर्म इससे ज्यादा, और मान लीजिए मिथाइल यहां लगा दिया मैंने, मिथाइल ये और कम स्टेबल होता, तो चेयर फॉर्म से कम स्टेबल बोर्ड फॉर्म। अगर बोर्ड फॉर्म से भी अगर हम देख लें, बोर्ड फॉर्म में भी देखिए यहां हम लगा दिया, ये जो है H है, यहां ME है मिथाइल, और यहां मिथाइल ये लगा दिया। तो ये क्या है आपको बता दो, यहां मिथाइल एक्सियल पे है, यहां इक्विटोरियल पे है, इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। एक सेकेंड, ये देखिए, ये तो आपका जो है इसको थोड़ा चेंज करिए, यहां पर हम लगा दिया H, ये M, तो ये एक्सियल पे है, इक्विटोरियल पे है, ये स्टेबल है ये। तो यहां दोनों ही हम जो है Me और ये H, देखिए दोनों मिथाइल हमने एक्सियल लगा दी, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया।
एनर्जी अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल। हम अगर इससे भी हम ट्विस्ट बोर्ड लगा दें या हम हाफ चेयर लगा देते हैं, हाफ चेयर देखिए, ये अगर जो है हाफ चेयर अगर देखा जाए तो मालूम बोर्ड से भी कम स्टेबल होगा। यहां मिथाइल लगा दिया, यहां मिथाइल लगा दिया, और 1 2 लेना है तो 1 2 में यहां लगा दीजिए मिथाइल बता के, ठीक है। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो चेयर बोर्ड और हाफ चेयर में चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल, फिर बोर्ड, फिर ट्विस्ट बोर्ड, सॉरी हाफ चेयर बोर्ड और फिर हाफ चेयर, है ना। लेकिन इस चेयर में भी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा। अब आइए इन्होंने बोला साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, तो 1,3 डायोल में देखिए जो एक्सेल पे है, एक्सेल पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ऑप्शन अगर 4 गिवन है तो आप तुरंत बता सकते हैं ये ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल, और जो है ये सेकेंडरी फोर्स लग गया जिसकी वजह से चला गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, अदरवाइज इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है ना। ये स्पेशल केस हो गया। तो ऐसे सारे केसेस माइंड में रखिएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने साइक्लोहेक्सेन लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं, जैसे हमने लिया साइक्लोहेक्सेन, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जैसे हमने लिया ये साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं और यहां से Cl2 से रिएक्शन करा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स बन रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि ये जो है ये Cl B, यहां Cl लगा दिया, C, जो है Cl, और ये D, ये Cl है ना, इससे लगा हुआ। देखिए तो इन्होंने चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। एक बात समझिएगा, ये दोनों चेयर हैं, ये दोनों बोट हैं, तो एक बात तो कंफर्म है चेयर फॉर्म ज्यादा कंफर्म स्टेबल होगा। और चेयर में भी यहां Cl कहां रखा है, इक्वेटोरियल पे, यहां Cl का रखा है एक्सेल पे, तो नो डाउट ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम अगर देखें तो सारे कॉन्फॉर्मर्स में किसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी। इस तरह हम डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोएल्केन। अब यहां से ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों। देखिए मैंने इसको बहुत सिंपल वैसे समझाने की कोशिश की, इसकी सीट आपको देंगे तो और फंडा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चों।